MSc third sem. Now we start early blight of potato as we done late blight of potato yesterday. The pathogen of early blight of potato is Alternaria solanae. Okay, the pathogen of early blight of potato is Alternaria solanae. Is belong to the class Deuteromycetes, order Monilius and family is Dematiaceae. इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है? Monilius है, फैमिली Dematiaceae है और क्लास इसकी Deuteromycetes है। बेसिकली अगर हम इस डिजीज़ के ओरिजिन की बात करें तो इस डिजीज़ का जो ओरिजिन है, उद्भव है या सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट की गई है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सबसे पहले इस डिजीज़ को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रिपोर्ट किया गया है। But now the disease is present all over the world where tuber और potato has cultivated। जहाँ भी potato को कल्टिवेट किया जाता है उन सभी स्थानों पर ये डिजीज़ पाई जाती है। बेसिकली साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जापान, इंडिया में ये डिजीज़ प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो इसके जो सिम्टम जो मेन स्पेसिफिक सिम्टम है भाई ये तो आपको पता है कि जो भी अगर डिजीज़ होती है तो उसमें सबसे येलोइश स्पॉट बनते हैं। लेकिन यहाँ जो स्पॉट बनते हैं वो कैसे होते हैं? टारगेट बोर्ड के जैसे स्पॉट होते हैं, कंसंट्रिक लीफ स्पॉट होते हैं, छोटे छोटे वलय के रूप में स्पॉट होते हैं। जैसे टारगेट बोर्ड जो होता है उस तरह के इसमें लीफ पर स्पॉट बनते हैं। सबसे पहले जो इस पर इन्फेक्शन होगा, जो स्पॉट बनेंगे वो प्लांट की लोअर लीफ पर स्पॉट बनते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है ये स्पॉट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करते जाते हैं। द डिजीज़ अपीयर फर्स्ट एज येलोइश स्पॉट ऑन द लीफलेट ऑफ पोटैटो। जो लीफलेट है उस पर येलो कलर के स्पॉट बनेंगे। स्टार्टिंग में लीफलेट पर ही बनेंगे, ना कि लीफ पेट्यूल पे बने या स्टेम पे बने, ऐसा नहीं है। जो लोअर लीफ होती हैं उन पर ही सबसे पहले लीफलेट पे स्पॉट बनते हैं और ये छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, येलो कलर के होते हैं। और जैसे जैसे डिजीज़ होती जाती है स्पॉट बाद में डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। स्पॉट जो छोटे होते हैं साइज़ में और कुछ स्पॉट बड़े भी होते हैं और ये लीफ सरफेस पर पूरी सरफेस पर फैले रहते हैं। बट जो स्पॉट विक्निटी जो वेन्स जो होती हैं उनके पास में बनते हैं, उनके बीच में बनते हैं, वो कैसे होते हैं? एंगुलर स्पॉट होते हैं। एंगुलर क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है जो वेन्स के पास में पैथोजन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये स्पॉट का फॉर्मेशन वहाँ से अरेस्टेड हो जाता है। इससे उनका एंगुलर शेप इन स्पॉट्स का हो जाता है। इफ़ सीवियर स्टेट, अगर सीवियर केस है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा है तो लीफ की जो पूरी सरफेस है, लीफलेट है, पूरा की पूरा इन स्पॉट से कवर हो जाएगा और ये लेजियंस आपस में कंबाइंड होकर पूरी लीफ सरफेस को ये आपस में कवर कर लेंगे और लीफ पर बनने वाले स्पॉट बिल्कुल टारगेट बोर्ड के समान ही दिखाई देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सीवियर कंडीशन में ये लीफलेट के या लीफ पेट्यूल्स पर और स्टेम पर भी स्पॉट्स बन जाते हैं। इनमें क्या होता है कि जो नॉर्मल ग्रीन स्पॉट्स होते हैं और साइड में इनका फेडेड या क्लोरेटिक एरिया प्रेजेंट होता है। इन सीवियर कंडीशन ऑफ द डिजीज़ द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स जैसे पेट्यूल, स्टेम, ट्यूबर भी इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। अगर हम इन्फेक्टेड ट्यूबर की बात करें तो इन्फेक्टेड ट्यूबर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो से इन्फेक्टेड है? तो बेसिकली ट्यूबर में क्या होता है, जो इन्फेक्टेड ट्यूबर होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर की उनकी स्किन हो जाती है और उस पर इरेगुलर स्पॉट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दीज स्पॉट्स आर स्लाइडली सकन। ये जो स्पॉट होते हैं ट्यूबर बनने वाले जो स्पॉट होते हैं थोड़े झुर्रीदार या सकन होते हैं। इनका साइज़ भी डिफरेंट होता है। बेसिकली इनका साइज़ जो होता है 2 सेंटीमीटर के लगभग होता है और जहाँ पर ट्यूबर में स्पॉट बनते हैं उस स्पॉट के नीचे जो ट्यूबर जो है उसका जो अंदर का जो सब्सटेंस है, जो ट्यूबर है वो अंदर से पल्पी हो जाती है और रस्टी ब्राउन कलर की इसकी अपीयरेंस होती है। एक बैड स्मेल भी इसके अंदर से इमिट आउट होती है, बाहर निकलती है। तो हम देखते हैं कि जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है इसके जो पैथोजन सबसे पहले प्लांट की लोअर लीफ बनते हैं। दैन जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती जाती है इसका डिजीज़ का जो सिम्टम्स का जो फॉर्मेशन है अपर लीफ पे भी होता जाता है और अपर लीफ पे जो स्पॉट्स बनते हैं वो टारगेट बोर्ड के जैसे होते हैं। और अगर इसके ट्यूबर में इन्फेक्शन हो जाए तो ट्यूबर में जो इन्फेक्शन होता है वो ट्यूबर को डार्क ब्राउन कलर की स्किन में कन्वर्ट कर देता है और थोड़ा सकन टाइप के स्पॉट्स होते हैं और इसमें अंदर से जो इसका जो ट्यूबर है वो ख़राब हो जाता है, एक बैड स्मेल इससे इमिट आउट होती है।
बेसिकली जैसा कि आपने देखा, इसका पैथोजन अल्टरनेरिया सोलेनाई है। ये पैथोजन है सबसे पहले डिस्क्राइब किया था जिन साइंटिस्टों का नाम है एलिस एंड मार्टिन, ELLISMARTIN। एलिस एंड मार्टिन ने 82 में इसको बताया था। ये जो पैथोजन है अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये फंगस है। इसका जो सेप्टा होता है, इसका माइसीलियम होता है, सेप्टेड होता है, ब्रांच्ड होता है एंड डार्क कलर का होता है। जैसे जैसे माइसीलियम पुराना होता जाएगा, डिजीज़ पुरानी होती है कि माइसीलियम का कलर जो है येलो से डार्क ब्राउन की तरफ बढ़ता जाएगा। और ये इंटरसेलुलर स्पेस यानी कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है वहाँ ये माइसीलियम या जो अल्टरनेरिया सोलेनाई जो फंगस है, जो पैथोजन है, ग्रो करता है। और जब ये माइसीलियम मेच्योर सिचुएशन में पहुंच जाता है तो इससे इरेक्ट फॉर्म में कॉनिडियोफोर निकलते हैं। ये जो कॉनिडियोफोर होते हैं ये ओल्ड जो माइसीलियम है उससे निकलते हैं और ये डार्क कलर के होते हैं। इन कॉनिडियोफोर पर कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कॉनिडिया जो होती हैं बीक्ड या म्यूरिफॉर्म होती हैं, डार्क कलर की होती हैं, और या तो ये सिंगल डेवलप होंगी कॉनिडिया या फिर एक चैन में कॉनिडिया बनती हैं। चैन में तब बनेंगी जब हम इसका प्योर कल्चर में इसको देख रहे हैं, इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने प्योर कल्चर में इसको जर्मिनेट कर रहे हैं। उस समय कॉनिडियोफोर में बनने वाली कॉनिडिया कैसी होती है, चैन की फॉर्म में होती हैं। अदरवाइज होस्ट सरफेस पे जो है सिंगल कॉनिडिया ही बनती है और ये कॉनिडिया वीक्ड म्यूरिफॉर्म होती है। कॉनिडिया के अगर मेज़रमेंट की बात करें तो जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये इसका जो मेज़रमेंट है वो 145 to 370 माइक्रोन इसकी लंबाई है, यानी 145 से 370 माइक्रोन की लंबाई होती है और 16 to 18 माइक्रोन ये ब्रॉड होते हैं। हर एक कॉनिडिया में 5 से 10 सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा की वजह से कॉनिडिया कैसी डिवाइडेड हो जाती है। ट्रांसवर्स सेप्टा होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स इसमें नहीं होती। रेयरली इसमें लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। द लोअर पार्ट ऑफ कॉनिडिया इज ब्राउन एंड नेक ऑलमोस्ट कलरलेस। जो कॉनिडिया का लोअर पार्ट होता है तो ब्राउन कलर का होता है और अपर जो नेक वाला पार्ट होता है वो कलरलेस होता है। जर्मिनेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ कॉनिडिया। आप देख रहे हैं कि कॉनिडिया किसी भी सेल से जर्मिनेशन हो सकता है। जब इसका जर्मिनेशन होता है तो इसमें जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ये जर्म ट्यूब हैं, ये लीफ पर स्टोमेटा से अंदर एंटर करती हैं और एपिडर्मल सेल्स के बीच में ये नया माइसीलियम ग्रो करती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कॉनिडिया इस डिज़ीज़ को कैरी करने का या डिज़ीज़ को फैलाने का मुख्य साधन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉनिडिया इसमें फॉर्मेशन हुई, इसका जो फॉर्मेशन कहीं पे भी हो सकता है और जर्मिनेशन किसी भी सेल से हो सकता है। यहाँ जो कॉनिडिया जब जर्मिनेट होगी तो ये इसके स्टोमेटा से नई लीफ के अंदर एंटर होगी और जब ये नई लीफ में एंटर होगी तो ये आप देख रहे हैं जर्मिनेट हुआ, ये जर्मिनेशन नई लीफ सरफेस पे होगा और स्टोमेटा से इसके अंदर एंटर हो जाएगा। कॉनिडिया का जो मेजरमेंट मैंने बताया 145 to 370 माइक्रोन लंबे होते हैं और 16 to 80 माइक्रोन ब्रॉड होते हैं। हर एक कॉनिडिया में 5 to 10 सेप्टा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, 5 to 10 सेप्टा प्रेजेंट है, जिससे होस्ट एपिडर्मिस है और ये इसकी लीफ सरफेस पे जो टारगेट फॉर्म में यहाँ बोर्ड बने हुए हैं। ये एक इन्फेक्टेड ट्यूबर है, इन्फेक्टेड ट्यूबर में ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स का फॉर्मेशन होता है, इन्फेक्टेड ट्यूबर। तो इन्फेक्टेड ट्यूबर, दिस इज इन्फेक्टेड लीफलेट पे फैले हुए हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होगी तो न्यू लीफ सरफेस से या स्टोमेटा से ये अंदर एंटर कर जाएंगे और नया इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अब हम बेसिकली आते हैं इसके नेचर एंड रिकरेंस पर। इसका नेचर कैसा है? द डिजीज़ इज सॉइल बॉर्न। जो डिजीज़ है ये सॉइल बॉर्न है। इसी कॉनिडिया जो है ये सॉइल में पड़े रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट होकर ये नया इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि डिजीज़ जो है सॉइल बॉर्न है। The mycelium remain viable in dry infected leaves for many years and the conidia remain viable for 17 months. Hence the disease really repeated from season to season. कॉनिडिया 17 मंथ तक सर्वाइव कर सकती है। माइसीलियम बहुत लंबे समय तक डोरमेंट फॉर्म में रह सकता है। डेट्स वाई जो ये डिजीज़ है ये
ईयर टू ईयर सर्वाइव करती रहती है। मीन्स मेन जो इसका इन्फेक्शन है वो कोनिडिया के थ्रू ही हो रहा है। कोनिडिया के अलावा आप देख रहे हैं कि इसका कोई दूसरा स्पोर फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोनिडिया का रिमूवल कर दिया जाए तो इस डिज़ीज़ को हम स्टॉप कर सकते हैं, इस डिज़ीज़ को हम होने से रोक सकते हैं। अगर सॉइल को प्रॉपर ट्रीट किया जाए तो इस डिज़ीज़ को हम होने से रोक सकते हैं और इस डिज़ीज़ की वजह से जो हैवी लॉस होता है उससे हम रिलीफ पा सकते हैं। बेसिकली कोई भी डिजीज़ जब होती है तो उसके होने के लिए जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में उसको एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर क्या है, ये उसके प्री डिस्पोजल फैक्टर हैं जो कि उस डिज़ीज़ को बहुत कंट्रोल करते हैं या उस डिज़ीज़ को डिपेंड करते हैं कि डिज़ीज़ सीवियर कंडीशन में जाएगी या नॉर्मल कंडीशन में रहेगी। तो यहाँ हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात करें तो इस डिज़ीज़ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कॉनिडिया जर्मिनेशन के लिए, अगर कॉनिडिया को जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर मिलेगा तभी वो जर्मिनेट होगी और तभी वो डिज़ीज़ आगे कर पाएगी। अगर ऐसा टेम्परेचर है कि कॉनिडिया जर्मिनेट ना हो तो डिज़ीज़ आगे फॉलो होगी ही नहीं। तो इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज है वो 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस है। 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो इसके लिए फेवरेबल होता है जर्मिनेशन के लिए। यानी कॉनिडिया को अगर नया आपने क्रॉप कल्टिवेट किया है उस समय टेम्परेचर 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस है तो कॉनिडिया जर्मिनेट हो जाएंगी और उसमें इन्फेक्शन कॉज करेंगी। इसके अलावा हैवी ड्यू विथ फ्रिक्वेंट रेन्स आर एसेंशियल फॉर अबंडेंट प्रोडक्शन ऑफ कॉनिडिया। अब कॉनिडिया जब बनती हैं, कॉनिडिया के बनने की कंडीशन क्या है, अगर ड्यू फॉर्म है और उस समय रेनफॉल भी हो रहा है तो ड्यू के साथ जो रेनफॉल होता है वो कॉनिडिया बनने को फेवर करता है और कॉनिडिया इस कंडीशन में काफ़ी बनती हैं। In moist weather, Conidia germinate readily. The disease becomes serious when the season begin with abundant moisture followed by a high temperature. अगर ये डिजीज़ सीवियर तब हो जाएगी जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। यानी उमस वाली जो गर्मी होती है, उमस वाला जो टेम्परेचर होता है वो इस डिज़ीज़ को फेवर करता है। तो 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मॉइस्चर, रेनी सीजन, हाई टेम्परेचर इस डिज़ीज़ को फेवर करते हैं, इस डिज़ीज़ के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल मेज़र की। यानी जो अगर डिज़ीज़ है ये उसको फेवरेबल कंडीशन मिली और डिज़ीज़ हो गई और उसमें इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया है, या कौन कौन से कंट्रोल मेज़र हैं जिनके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कॉनिडिया के सर्वाइव करने का एक लिमिटेड टाइम है, 17 मंथ तक सर्वाइव कर सकती है। माइसीलियम लंबे समय तक सॉइल में पड़ा रह सकता है। तो अगर उस सॉइल में अगर एक बार पोटैटो क्रॉप कल्टीवेट कर दी और वहाँ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ हो गई है तो नेक्स्ट ड्यूरेशन में या नेक्स्ट सीज़न में इस डिज़ को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है क्रॉप रोटेशन। मीन्स आप 1-2 साल तक उस जगह वापस से पोटैटो का कल्टीवेशन ना करें तो ये डिज़ीज़ बिना किसी फंजीसाइड, बिना किसी केमिकल के इफेक्ट से अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। मीन्स जो कॉनिडिया वहाँ पड़ी हुई हैं, जो माइसीलियम वहाँ पड़ा हुआ है, उसे पैथोजन नहीं मिल पाएगा और उनकी वो डोरमेंट कंडीशन में या उनकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और ये इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो बेसिकली जो इसमें कंट्रोल मेथड है क्रॉप रोटेशन द बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है सैनिटेशन। मीन्स अगर कोई क्रॉप यहाँ कल्टीवेट हो रही है, आपने उसमें देख लिया कि कुछ प्लांट्स हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनमें के अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लक्षण हैं, तो उन प्लांट्स को आप जाके उखाड़ें, पॉलीथीन में पैक करें और बाहर ले जाके उनको बर्न आउट कर दें, जला दें। इसके अलावा सेकेंड सैनिटेशन हमें रिक्वायर्ड होता है जब हमने क्रॉप को ले लिया है, उसकी ईल्ड हमने ले ली है, तो जो हमारा सॉइल है, सॉइल में जो भी डेब्रिज कचरा पड़ा हुआ है, इसका डेब्रिज पड़ा हुआ है, उसको आप वहाँ से निकालें और उसको बाहर ले जाके जला दें। यानी कि कोशिश करें कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का जो भी कचरा है, पोटैटो का प्लांट पार्ट है, वहाँ सॉइल में ना रहे और वो टाइमली वहाँ से डिस्ट्रॉय कर दें, उसको वहाँ से फिनिश कर दें। ओके, नेक्स्ट स्प्रेइंग ऑफ फंजीसाइड। कुछ फंजीसाइड इस तरह के हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं और इनका जो अगर 15 डेज़ के इंटरवल में स्प्रे किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यह है जिनेब, ZINEB। जिनेब इज़ अ गुड फंजीसाइड फॉर द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ZINEB, जिनेब, ZINEB, जिनेब। इसका अगर 15 डेज़ के इंटरवल में अगर इसको स्प्रे किया जाए तो ये बहुत गुड इफ़ेक्ट देगा और डिजीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, बोर्डेक्स मिक्सचर इज़ ऑल्सो गुड फॉर फंगल डिजीज़। यहाँ बोर्डेक्स मिक्सचर का 5:5:50 5:5
50 इस रेशियो में अगर बॉर्डेक्स मिक्सचर को यूज़ करके स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव है और डिजीज़ को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब 5:50 के रेशियो में ये इसका स्प्रे तैयार करके इसको हम इफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये टारगेट बोर्ड की फॉर्म में इसमें इन्फेक्शन दिखाई दिया। इन्फेक्शन जो कोसेंट्रिक रिंग में था इस तरह से वलयाकार फॉर्म में था, जैसे टारगेट बोर्ड होता है ऐसे स्पॉट्स इसमें बनते हैं। ये इसका मेन स्पेसिफिक फीचर है जिसे देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पॉट फॉर्मेशन छोटे छोटे येलो स्पॉट की फॉर्म में होती है। पहले लोअर लीफ पे स्पॉट बनते हैं, बाद में प्रोग्रेस होते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जो इसका माइसीलियम है इस तरह से सेल के बीच में ग्रो करता है, इंटरसेलुलर माइसीलियम होता है और इससे कॉनिडियोफोर बाहर निकलते हैं। दीज आर कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर भी डार्क कलर के होते हैं जो कि इसमें कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कॉनिडिया सिंगल बनती है। कॉनिडिया चैन के रूप में तभी बनेगी जब हम इसको प्योर कल्चर मीडिया में इसको कल्टीवेट करेंगे। फेवरेबल कंडीशन में कॉनिडिया जर्मिनेट होती है और जर्मिनेट होकर जो नई प्लांट लीफ को इन्फेक्शन करती है। और फेवरेबल जो टेम्परेचर है 28 to 30 डिग्री सेल्सियस और हाई ह्यूमिडिटी इसके लिए फेवर करता है इस डिज़ीज़ को। तो हमने देखा कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि बहुत हार्मफुल डिजीज़ है, काफ़ी हार्म देती है और काफ़ी लॉस होता है इस डिज़ीज़ से, इसे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान रखना चाहिए क्रॉप रोटेशन का, सैनिटेशन का एंड स्प्रेइंग ऑफ फंजीसाइड्स का। नाउ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज़ कंप्लीट। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि कई क्वेश्चंस इसमें कंपेरेटिव फॉर्म में भी आ जाते हैं कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट में कंपैरिजन बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका प्रिपरेशन करेंगे। पैथोजन का कंपैरिजन करना है, इसका जो सिम्टम्स का कंपैरिजन करना है, कंट्रोल मेजर का कंपैरिजन करना है। इस बिहाफ पर आपको इसका आंसर पुट आउट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिजीज़ कंटिन्यू करेंगे।